हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीतम सुलाके फ्रॉम न्यूक्लियस आईवीएफ पुणे। आज हम डिस्कस करेंगे मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि सर मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है, 23 साल है, अभी मेरी शादी हुई है, लेकिन जो हमारा एचएसजी रिपोर्ट है उस पर कहा गया है कि ट्यूब्स ब्लॉक है और हमें सजेशन दिया है आईवीएफ का। तो क्या ये सही है? या फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा सब कुछ नॉर्मल है, पिछले 10 साल से हम नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स हमने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, फिर भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं आए हैं। देखते देखते हमारी एज बढ़ गई है, 40 साल हमारी उम्र हो गई है, तो अब हमें आईवीएफ करना है, क्या ये सही होगा? तो इन दोनों सवालों के आंसर्स जानने के लिए हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जानने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि हमारा एग्जैक्टली एज अ ह्यूमन बीइंग कौन से एज में प्रेगनेंसी रहना ज्यादा अच्छा होता है। तो साइंटिफिकली ये देखा गया है कि उम्र 23 साल से लेके 30 साल तक मैक्सिमम प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। आपने ये देखा रहेगा कि हमारे जनरेशन के पहले वाली जनरेशन जो थी, जैसे हमारे माता पिता है, उनके 30 साल तक मैक्सिमम 2-3 बच्चे हो चुके थे। उसके बाद में शायद उन्होंने ट्राई नहीं किया या फिर उनको प्रेगनेंसी नहीं रही, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में प्रेगनेंसी रेट्स बहुत हमें कम दिखे हैं। अब ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी में कितने एग्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर्स उनके कब होते हैं, या फिर क्या वो कम होते हैं, बढ़ते हैं, उसका एग्जैक्ट कोर्स क्या होता है। तो ये हम जानेंगे कि जब भी हम हमारी मदर की गर्भाशय में होते हैं, तब से हमारे ओवरी में या फिर अंडाशय में एग्स बनना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है या फिर हम जन्म लेते हैं, तो उस टाइम में हमारे ओवरीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स होते हैं। और जैसे जैसे वहां से आगे जैसे एज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे एग्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ से जब आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तब पीरियड्स आने के बाद में हमने ये देखा है कि उस ड्यूरेशन में एग्स बनना और उसका एग का रिलीज होना, ये धीरे धीरे कंटिन्यूएशन में पेशेंट्स में चालू हो जाता है। तो ब्रॉडली मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स जो होते हैं हमारे बर्थ के समय होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज हमारे एग्स खत्म हो जाते हैं। बहुत पेशेंट्स की ये धारणा होती है कि हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं इसलिए एग्स खत्म होते हैं, बट ये अदर वे राउंड होता है। हमारे एग्स खत्म हो गए, हमारे ओवरीज का फंक्शन कम हो गया, उसकी वजह से हमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। ऐसे देखा गया है कि हमें बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर ये हमें मेडिसिन दिए है जिससे कहा गया है कि हमारे एग्स की संख्या बढ़ेगी या फिर हमारा एएमएच बढ़ेगा। ऐसे कोई भी मेडिसिन 100% प्रूवन नहीं है जिससे एग्स बढ़ते ही है या फिर एएमएच हमेशा बढ़ेगा ही। बट इसमें हो सकता है कि जो छोटे छोटे फॉलिकल्स जो है वो हमें डॉर्मेंट जिसे कहते हैं, जो हमें इजीली रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वो फॉलिकल्स बढ़ने में ये सारी मेडिसिन हेल्प करते हैं। और उसके साथ में भी कुछ मेडिसिन एग्स जो हमारे बचे हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए मदद करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी रहने में इजी हो जाती है। अब हम जानेंगे कि आपकी उम्र कोई भी हो जिसमें आईवीएफ की 100% आवश्यकता हो जाती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपके जो फैलोपियन ट्यूब्स है, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, ऐसा रिपोर्ट आपके लैप्रोस्कोपी पे या फिर आपके एचएसजी के रिपोर्ट पे आया है, तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता है कि शायद स्पर्म वहां तक ना पहुंचे जहां पे एग्स है, या फिर हो सकता है कि एग्स का पिक होना ये प्रोसेस ही एबनॉर्मल हो। सेकेंडली, ट्यूब्स में अगर फंक्शनल एबनॉर्मल, ट्यूब्स नॉर्मल तो दिख रही है लेकिन उसका फंक्शन खराब हो गया है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। हमारे इंडिया में पेल्विस में जो जहाँ पे हमारा गर्भाशय और ओवरीज होती है, उस जगह का टीबी होना बहुत ही कॉमन है। अगर ये हो चुका है ऐसे केसेस में, तो फिर वो हमारे जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उसके एंड्स
या फिर उसके जो अंदर सीलिया होते हैं, जो छोटे छोटे ब्रिसल्स होते, अब हमारे ब्रश पे जो ब्रिसल्स होते हैं वैसे छोटे छोटे सीलियाज होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको वो डैमेज कर देता है और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस में आईवीएफ का सजेशंस दिया जाता है। दूसरी चीज है, बहुत एडवांस एज हो गया है आपका एज मोर देन 35 हो गया है, तो इस केसेस में और आपके एग्स का नंबर हम जिस प्रक्रिया से चेक करते हैं जिसे हम कहते हैं एएमएच वैल्यू बहुत कम हो गई है, ऐसे केसेस में भी हम कुछ पेशेंट्स में डायरेक्टली आईवीएफ के लिए सजेशंस करते हैं। तीसरी कंडीशन हो गई जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी या फिर नॉर्मल ओवेरियन स्टिमुलेशंस किए हैं आपने, 3-4 आईयूआई किए हैं, 5 आईयूआई किए हैं, फेल हुए हैं, इसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं होती है तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाना इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज जरूरी है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस या फिर चॉकलेट सिस्ट, जो अगर एडवांस कंडीशंस में है, जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसे केसेस में बहुत बार ट्यूब और ओवरी का रिलेशन खराब हो जाता है, कभी कभी रिलीज होने वाले एग्स की क्वालिटी खराब होती है और ऐसे कंडीशंस में पेशेंट्स को आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। ये सारी चीजें हो गई फीमेल के बारे में। अब कुछ चीजें होती है जो मेल साइड पे उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, जो आईवीएफ के लिए हमें डायरेक्ट करती है, जैसे कि बहुत कम काउंट होना, या फिर स्पर्म्स है लेकिन उनकी मोटिलिटी या फिर आगे जाने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम है, या फिर उनकी मॉर्फोलॉजी, जो नॉर्मली दिखने वाला स्पर्म है उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो, उसमें भी हमें आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है, या फिर हमें बिल्कुल ही शुक्राणु नहीं है, या फिर जिसे हम अजोस्पर्मिया या फिर नील स्पर्म कहते हैं, ऐसे केसेस में हमें आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। अब ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट होते हैं पेशेंट के जिनमें स्पर्म 0 होते हैं, उनमें स्पर्म रिट्राइवल के टेक्निक्स के थ्रू, जैसे कि हम टेस्टिकस में या फिर जो हमारे मेल अंडाशय होते हैं वहां पे सिंपली छोटा सर्जिकल प्रोसीजर करके उसमें से हम स्पर्म्स बाहर निकालते हैं और वो स्पर्म हम आईवीएफ में यूज करके बायोलॉजिकली आपका चाइल्ड हम आईवीएफ के थ्रू आपको दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें सारी चीजें नॉर्मल होती है, जैसे कि स्पर्म फैक्टर नॉर्मल है, हार्मोन्स नॉर्मल है, विमेन के यूट्रस अच्छा है, फैलोपियन ट्यूब अच्छे हैं, ओवरीज अच्छे हैं, फिर भी पेशेंट्स में प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि ये पेशेंट बहुत दिनों तक वेट करते हैं नेचुरल ट्राई के लिए। मोस्ट कॉमन रीजन होता है कि वो बहुत बार डॉक्टर चेंज करते हैं, फिर से वही ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस रेट जो डिसाइड करता है आईवीएफ में वो होता है उनका एज। तो अगर एज कम रहेगा तो सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। एज अगर ज्यादा हो जाता है तो ओवरऑल एग्स की क्वालिटी कम हो जाती है, एग्स के नंबर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सक्सेस आईवीएफ का आने में ओवरऑल दिक्कतें आती है। एक और चीज हमने देखी है कि पैरेलल जो ट्रीटमेंट्स होती है, जैसे कि आयुर्वेदा होता है, होम्योपैथी होती है, तो ये सारी चीजें जब पेशेंट्स करते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट को कुछ पर्टिकुलर टाइम देते हो, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, सेम वे यू शुड गिव टाइम टू दैट ऑल्सो। उसी प्रकार आप अदर पैथीज को भी उतना ही टाइम दीजिए, ताकि जब आप फाइनली डिसाइड करो कि हमें आईवीएफ के लिए जाना है, तो जब भी आप वापस आते हो तो उस टाइम में हमारे हाथ में कुछ ऑप्शंस बचे रहे कि हम आईवीएफ में सक्सेस आपको मैक्सिमम दिला सके। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है पेशेंट 2 साल, 4 साल, 5 साल ये सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं, बट जब वो डिसाइड करते हैं कि आईवीएफ के लिए जाना, तो एज आईवीएफ कंसल्टेंट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको उन कंडीशंस में ट्रीटमेंट देना जिन कंडीशंस में हमने आपको 5 साल पहले आईवीएफ के लिए बोला था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एज होता है वो जितना कम होगा आईवीएफ के लिए, उतने ज्यादा नंबर ऑफ एग्स, उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के एग्स, उतने ज्यादा एम्ब्रियोज, उतनी ज्यादा प्रेगनेंसी रेट्स। तो ये रहा एज रिलेटेड डिस्कशन। अगर इसके बारे में आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने के लिए ट्राई करेगी। थैंक यू।